ग्रुप में ना दो टाइप की लीज होती है, कौन कौन सी? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। क्या डिफरेंस होता है? ऑपरेटिंग में लीज पे दिया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे दिया जाता है। क्या है? मैं तुमको बोला था। पीछे वाली बात में दो बार हो गया। ये तो घर पे सब उसके पापा बोल रहे हैं कि रेडियंट का छोटा कॉलेज मतलब बड़ा कॉलेज। तो बड़ा है, बड़े में उसको भी अगर बड़ी में सीखवा से बड़ा तो ही है। यहाँ चाहिए। मैंने यूपीएससी को पहले कोई डबल सारी सॉल्व की, मेरे को एक्सेल में सॉल्व नहीं करना आता है। बताओ क्या बड़ा लीज के बारे में? दो टाइप की होती है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? ओके, और आराम से मत। और उसके अलावा क्या डिफरेंस? उसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। जो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट लगता है वो इसमें ऑपरेटिंग में होने लगाता है, और फाइनेंसिंग में जो मतलब इसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है वो लगाना लगता है। हाँ, एंड पूरा मतलब हमारा परिणाम। ठीक है, और कोई डिफरेंस? ऑनलाइन वालों वॉइस क्लियर है? हाँ सर। देखो, दो टाइप की लीज है आपकी, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज मतलब क्या होता है? जैसे बाई चांस मान लो आपको कोई बिजनेस ऑपरेशन है, जैसे सपोज करो ये मेट्रो का काम चल रहा है सर। ठीक है, अब इसमें मेट्रो का काम चल रहा है तो कोई भी जितनी मशीनरीज उसमें यूज हो रही है, तो बेसिकली उन लोगों ने मशीनरीज सारी सारी परचेज नहीं की है। अगर बाई चांस मान लो एल एन टी अवेयर पूरी मशीनरीज परचेज करती है, तो कैपिटल एक्सपेंसेस, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है तो का अगर कैपिटल एक्सपेंसेस काफ़ी हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं बेसिकली चीज़ें ऑपरेटिव मतलब जनरली क्या करते हैं वो लोग लीज पे ले लेते हैं। जैसे जेसीबीज हो गई, ठीक है, रूलर मशीन हो गई, ये सब चीज़ें, क्रेन हो गया, ये सब क्या करते हैं वो लोग लीज पे ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 साल के लिए लीज पे ले लिया, 3 साल के लिए लीज पे ले लिया, जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है इसकी मशीनरी की, मतलब जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स 10 ईयर्स की, जितनी जितनी की भी यूजफुल लाइफ है, मान लो उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स की जेसीबी या कोई भी मशीनरी, लेकिन उसमें से केवल 1 साल या 2 साल के लिए एल एन टी ने क्या किया, उसको यूज पे ले लिया, मतलब लीज पे ले लिया। ठीक है, या 1 ईयर के लिए, मान लो 1 ईयर में काम कंप्लीट होगा तो 1 ईयर के लिए क्या कर लिया, लीज पे ले लिया। तो पूरी यूजफुल लाइफ तक जो उसकी असेट की यूजफुल लाइफ है, पूरी यूजफुल लाइफ तक या उसके 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा कंपनी के पास में वो यूज में वो मशीनरी रहेगी क्या, जैसी भी रहेगी क्या कंपनी के पास में? नहीं, मतलब एल एन टी के पास में नहीं रहेगी। कितना टाइम के लिए रहेगी? मात्र 10% टाइम के लिए, 20% टाइम के लिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50-60% से ज़्यादा नहीं, 60-70% से, मात्र उसके 2-3 साल के लिए टोटल। अगर 10 ईयर्स का 10 ईयर्स का है, 10 ईयर में से 10%, मतलब 1 साल के लिए अप्रॉक्सीमेट वो क्या रहेगा, जिस पे उसके पास में रहेगी मशीन। ठीक है, उसके बाद में क्या कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे उस ड्यूरेशन में। वो लोग क्या करेंगे, लीज रेंटल का पेमेंट करेंगे, रेंट का पेमेंट करेंगे, लीज का जो अपना
असेट को जो आपने रेंट पे लिया हुआ है उसका पेमेंट कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद में उसको मशीनरी हैंड ओवर कर देंगे, तो वो कहीं और लगा लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे, कहीं और प्रोजेक्ट आएगा तो वेंडर्स क्या करेंगे, कहीं और मशीनरीज को अपनी करेंगे। तो इंदौर में, जैसे इंदौर आसपास के लोकेशंस में से उन लोगों ने बहुत सारे वेंडर से क्या हुआ होगा, मशीनरीज क्या होंगी लीज पे ली होगी, ठीक है। और लीज पे लेते भी हैं, इसका रीज़न क्या होता है कि भाई साहब मान लो एल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कल गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं ठीक है हमको नहीं बनाना, मेट्रो नहीं रेडी करनी है, तो मशीनरीज इतनी सारी खरीद ले और उसके बाद में पूरा कोई यूज़ में आया नहीं उसका इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंसेस करके, तो मशीन तो जनरली क्या होता है, बड़ी कंपनीज क्या करती हैं लीज पे लेना पसंद करती है कि ठीक है अभी लीज पे ले लेते हैं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कुछ इस टाइप का प्रोजेक्ट है जो बाद में आगे चल करके आपको कंटिन्यू नहीं करना, भरोसा नहीं है उनका गवर्नमेंट का कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, कल को अगर बाई चांस मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है हमको नहीं बनाना, तो एटलीस्ट ये तो है ना कि वो एल एन टी बोल सकती है कि ठीक है अपनी अपनी मशीनरीज लेके चले जाओ यहाँ से, ठीक है। इनको भी जो भी वेंडर्स उनको बोलेंगे कि आपको मशीनरीज उठा लो वहाँ से, वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया, कोई डिस्प्यूट ही आ गया सपोज करो, डिस्प्यूट्स में क्या होगा कि हो सकता है कि मशीनरीज अटक जाए खरीद के रखी हुई, कई बार होता है ना डिस्प्यूट है तो वहाँ से मशीन नहीं उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअल में डिस्प्यूट में चली गई वो चीज़, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली गई। तो इस टाइप से एक्टिविटीज़ होती हैं कई गवर्नमेंट के साथ में भी होती हैं, बाकी सब लोगों के साथ में भी होती हैं। तो जनरली अगर मशीन की जो यूज़फुल लाइफ है उसके 90% से ज़्यादा के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या उससे कम मतलब बेसिकली कम टाइम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 1 ईयर 2 ईयर के लिए पूरी पूरी मशीनरीज की यूज़फुल लाइफ तक हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या यूज़फुल लाइफ का 90% हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक अप्रॉक्सीमेटली टेंटेटिव फिगर दे रखा है 90%, बट हाँ ठीक है इतने इसके आसपास अगर आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसके बाद में मशीनरी जब आप पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर लोगे उसके बाद में आपकी ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर कर देंगे, मतलब वो आपको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। वैसा काम नहीं हो रहा है, मतलब आप जैसे ही काम कंप्लीट होता है वैसे ही वेंडर्स जिन लोगों ने मशीन्स प्रोवाइड करी वो लेकर के चले जाएंगे, तो उस केस में अगर इस टाइप की कोई लीज है तो वो ऑपरेटिंग लीज में आ जाए, ठीक है। कि बिजनेस ऑपरेशंस के लिए आपने क्या करा, उसको रेंट पे लिया है, और जैसे ही आपका बिजनेस ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग क्या कर देंगे, मशीनरीज वापस हैंड ओवर कर देंगे, सामने वाले को जिसकी मशीनरी वो लेके चले जाएगा, तो दैट इज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के केसेस में क्या होता है, जो लीज होल्डर लेसी जो होता है, ठीक है, वो अपनी बुक्स में क्या करेगा, वो अपनी बुक्स में रेंटल एक्सपेंसेस के नाम से जो भी रेंट पेमेंट कर रहा है रेंटल एक्सपेंसेस के नाम से क्या कर देगा, शो कर देगा बुक्स के अंदर कि रेंट का पेमेंट कर रहा है, ठीक है। लीज रेंटल पेमेंट कर रहा है तो रेंटल एक्सपेंसेस के नाम से शो कर देगा। लेकिन अगर बाई चांस मान लो लीज उन्होंने फाइनेंस मतलब फाइनेंस करवाई, फाइनेंस लीज है, तो अब स्टैंडर्ड में थोड़ा सा प्रोविजनिंग में चेंजेस हुए हैं कुछ पिछले कुछ सालों के अंदर में, कि अब क्या हो गया है कि अगर आपने कोई लीज रेंट पे ली है, मतलब सॉरी लीज अगर आपकी, अगर कोई मशीनरी आप यूजफुल लाइफ जो उसकी मशीनरी की यूजफुल लाइफ है उसका 90% अगर आप यूज़ कर रहे हो, खुद यूज़ कर रहे हो, 90% से ज़्यादा खुद यूज़ कर रहे हो, और आपकी ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर देंगे, मतलब जब आप जब एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, या एंड में क्या होगा कि आपके नाम से ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। और उसको सेल करने के राइट्स भी आपके पास में जाएंगे, और अगर सेल करने के अंदर रेसिडुअल कुछ क्लेम आता है या वैल्यू मिलती है तो वो भी कौन रख लेगा, आप ही रख लोगे, मतलब जो लेसी है वही रख लेगा, ठीक है। लेसर नहीं करेगा, लेसी रख लेगा उसको, तो उस केस में क्या होगा, वैसी लीज जो रहती है फाइनेंस लीज के अंदर ट्रीट होगी। और फाइनेंस लीज के केसेस में क्या होता है कि आपको कंपनी के अंदर मतलब लेसी अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है, असेट एंड लाइबिलिटीज दोनों साइड क्या करेगा, वो अमाउंट को ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा, मतलब जो लेसे असेट साइड में असेट साइड भी दिखाएगा, असेट्स मतलब जो आपकी जो मशीनें अपने लीज पे ले रखी उसको असेट साइड में भी शो करेगा और लाइबिलिटी साइड में शो करेगा, दोनों तरफ शो करेगा उसको, ठीक है। तो वैसा क्यों करते हैं, रीजन क्या उसके पीछे, असेट एंड लाइबिलिटी, क्योंकि स्टैंडर्ड में चेंजेस आ गए, अब दोनों तरफ शो करना उन लोगों ने कंपलसरी कर दिया, बट ऐसा करते क्यों, क्या रीजन होगा उसके पीछे, क्यों करते हैं ऐसा, तो बताओ। ऐसा क्यों किया जाता है, क्या असेट साइड और लाइबिलिटी साइड भी शो कर रहा है, जल्दी बताओ। दोनों साइड कौन सी शो होती है, फाइनेंस फाइनेंस असेट साइड भी शो कर रहे हैं और लाइबिलिटी साइड, बट असेट और लाइबिलिटी दोनों साइड शो कर रहे हैं ना, क्यों यूज करने की क्या
वो तो है, बट एक्चुअल में वहाँ पर ऐसा शो क्यों कर रहे हैं? यूज करने के लिए पेमेंट भी कर रहे हैं, बट असेट साइड भी शो कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड भी शो कर रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताओ, जल्दी बताओ, बाद में कर लेना मैसेज किसी को कर रहा होगा। चैट जीपीटी बाद में, सेशन के टाइम में मत करा करो, इरिटेशन होती है। सेशन के पहले इतना करना था, कर लेना। ठीक है, सोचो अपने दिमाग को, खुद का तो बुद्धि लगा। कुछ सोचोगे तो दिमाग में आ जाएगा, कुछ सोचो अपने दिमाग से कि लाइबिलिटी साइड और असेट साइड कोई भी रूल बना है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक तो लेगेसी जो रहता है उसके पास में ओनरशिप रहती लेगेसी के पास में ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप ट्रांसफर एंड वक्त पे होगी, बट ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या रीजन है उसके पीछे कि ऐसा करना पड़ रहा हो? एक मिनट। है। आप साइलेंट करके तो कर सकते हैं, वो बताना रहता है कि आप सर्च कर रहे हैं। तो उसमें दिमाग लगा, ऐसा क्यों? क्या असेट साइड भी शो कर रहे हैं ऑनलाइन में भी? आप भी बता सकते हो। जल्दी बताओ, क्या असेट साइड भी शो करेंगे और लाइबिलिटी साइड भी शो करेंगे? दोनों अमाउंट तो सेम ही है, असेट साइड शो करो लाइबिलिटी नहीं भी शो करोगे तो क्या फर्क पड़ता है? तो लाइबिलिटी इसलिए होगी शायद कि हमने इसको प्रोक्योर नहीं किया अभी तक है। नहीं, क्योंकि उसका पेमेंट देना रहेगा तो एक ऑब्लिगेशन है। इंस्टॉलमेंट लास्ट हमें दी नहीं है, और असेट क्योंकि प्रोक्योर कर रही उसको हम, प्रोक्योर कर रही हम। अपनी असेट साइड में अगर नहीं भी शो करोगे, सेम अमाउंट तो शो करना है। अगर आप नहीं भी शो करोगे तो भी चल जाएगा ना। अगर आप बाई चांस नहीं भी शो करते, असेट साइड ही मत दिखाओ, लाइबिलिटी साइड ही मत दिखाओ। क्यों? नहीं, लाइबिलिटी साइड कहाँ दिखाते हम लोग? जनरली क्या होता है, जनरली आप सेम अमाउंट से आप असेट साइड भी दिखा रहे हो, सेम अमाउंट से आप लाइबिलिटी साइड भी शो कर रहे हो। सर क्योंकि ओनरशिप पूरी हमारे पास खुद भी दी है ना, ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही पास है, असेट ही है हमारा, और ऑब्लिगेशन पे करना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो हम मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट तक को डिलेड ही है ना उसके ऊपर, पूरी नहीं है वो, जस्ट कंपनी के हिसाब से उसकी ओनरशिप उसके पास है, लेकिन अभी वो बैंक के पास होगी ना उसकी ओनरशिप, तो ट्रांसफर नहीं है पूरी तरह, कुछ परसेंटेज रह गया होगा। असेट साइड लाइबिलिटी साइड इसलिए कि ऑनलाइन में कोई बताया क्या? आप लोग सुन रहे हो? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, सुन रहे हैं। हाँ, क्यों करते हैं ऐसा बताओ जरा। कि असेट साइड भी शो कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड भी शो कर रहे हैं, इसको क्या? हाँ, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या ज्यादा क्यों करते हैं? देखो होता क्या है, जैसे अब एक बाई चांस मान लो, एक अगर मेरा एक फ्रेंड है ना, और मैंने क्या किया उसको, उसके मतलब मैंने उसको एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, दिला दिया उसको मोबाइल फोन, जिसका लिए मुझे क्या करता है, पेमेंट करता है, ईएमआई का पेमेंट। मान लो एक मोबाइल फोन परचेज किया, आईफोन परचेज किया मैंने 750,000 के आसपास। अब वो मुझे 12 टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। ठीक है, अब वो इंस्टॉलमेंट में मुझे पेमेंट करेगा ना। ठीक है, लेकिन परचेस किसने करके दिया उसको? मैंने परचेस किया। ठीक है, और मैंने परचेस करके क्या बोल दिया कि ठीक है, परचेस तो मैंने किया है, मेरे नाम से परचेस किया, बट मैंने उसको क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। आईफोन कौन यूज़ कर रहा है? वो यूज़ कर रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है? वो कर रहा है। लेकिन उसकी बुक्स में ना तो कोई एसेट दिख रही है, ना ही कोई दिख रही है लाइबिलिटी, क्योंकि उसने तो लोन लेके परचेस किया ना। मतलब मैंने जो उसको दिलाया है वो तो लोन लेके दिलाया है, बट अब मान लो मेरे क्रेडिट कार्ड पे दिलाया है, तो मेरे क्रेडिट कार्ड पे दिलाया तो मैंने तो लोन लेकर के उसको क्या कर दिया, प्रोडक्ट दिला दिया।
लेकिन यूज़ कौन कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, वो कर रहा है, ईएमआई का पेमेंट भी वो कर रहा है। अब अगर बाई चांस मान लो उसकी बुक्स के अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं, वो कैश में पेमेंट करता था उसको, अब उसके बुक्स में मुझे कैश में पेमेंट कर रहा था, तो उसके बुक्स में उसके ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में तो कुछ ट्रांजेक्शन दिख ही नहीं रहा। अब वो गया, उसकी मान लो सैलरी है 28,000 के आसपास, जिसमें से वो सपोज बाकी सब ई एम आई काटने के बाद में उसके पास में फ्री कैश फ्लो बचता है 5,000 का, और 5,000 में से 4,000 की ई एम आई के कौन किसको दे रहा है, मुझको दे रहा है। तो हार्डली उसका फ्री कैश फ्लो कितने का है, 1,000। अब अगर वो बैंक में जाता है और बैंक में जाकर के वापस से लोन के लिए अप्लाई करता है, तो होगा क्या, उसको लोन तो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में उसके बुक्स में तो कुछ शो ही नहीं हो रहा। फ्री कैश फ्लो कितना अवेलेबल है, 5,000 के आसपास का अवेलेबल है, तो उसको अगर फर्दर लो जो लोन डिसबर्समेंट होगा वो 5,000 के हिसाब से, मतलब जो फ्री कैश फ्लो उसका है 5,000 का, उसके हिसाब से तो बैंक क्या कर देगी, उसको डिसबर्स कर देगी। क्यों, क्योंकि जो पेमेंट मुझे कर रहा है वो कितने का कर रहा है, वो तो मुझे पेमेंट कर रहा है 4,000 के आसपास, उसका फ्री कैश फ्लो ओनली 1,000 का अवेलेबल। बट स्टिल क्या हो रहा है, बैंक उसको लोन 5,000 के हिसाब से दे देगा अवेलेबल करवा के, रीजन 40-50 हज़ार रुपये का जो भी लोन होगा वो दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि एक्चुअल में उसके अकाउंट में से कुछ ट्रांजेक्शन दिख ही नहीं रहा है ना। तो पहले क्या करती थी, पहले कंपनी इस टाइप की एक्टिविटीज करती थी, ठीक है। मतलब इसको बोलते थे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, मतलब ऐसे आइटम्स है जो ऑफ बैलेंस शीट है। तस्करी क्या होता है, ये तो वर्ड लेकर के आता पता नहीं कहाँ से, ठीक है। तस्करी तस्करी नहीं होती, वो होती भी होगी तो पता नहीं, ठीक है। सर एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि अंबानी अंबानी को चीजें करी, अभी छोटी सी चीज समझ तो अंबानी को वापस समझो, छोटी सी चीज समझो और मैंने अंबानी छोड़ो, ठीक है। तो क्या होता है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम बैलेंस शीट में शो हो रहा है क्या, नहीं। असेट भी उसी की है, लाइबिलिटीज भी उसी की है, क्योंकि असेट तो उसने परचेस की, मैंने तो क्या करा, उसको एक तरीके से असेट्स को फाइनेंस किया, ठीक है। तो असेट तो उसकी हो गई, लेकिन उसको पेमेंट तो मुझे करना है ना। तो ना तो वो असेट शो कर रहा है, ना ही क्या शो कर रहा है, लाइबिलिटीज, क्योंकि ट्रांजेक्शन किसमें हो रहा है, कैश में। तो इस टाइप की एक्टिविटीज पहले कंपनीज के हाथ में होती थी, और कंपनीज अगर फर्दर लोन्स के लिए अप्लाई करती उनको लोन सेंक्शन भी हो जाता। तो स्टैंडर्ड्स में चेंजेस हुए, उन्होंने बोला कि अब अगर फाइनेंस लीज है तो आपको अपनी असेट्स के अपनी बुक्स के अंदर उसको असेट साइड में भी शो करना है और लाइबिलिटी साइड में, आप असेट भी दिखाओ और लाइबिलिटी भी। जब एक बार के लिए जब आपका पेमेंट ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप बुक्स में से शो खत्म कर देना, ठीक है। तो असेट साइड भी कंपनी ने शो करना स्टार्ट कर दिया और लाइबिलिटी साइड भी शो करना स्टार्ट, जो पहले शो नहीं करते थे, कई बार कंपनी ऑफ बैलेंस शीट रखती थी उसको, लीज वाले पेमेंट्स को ऑफ बैलेंस शीट में दिखा देती है। ऑफ बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी ऑफ बैलेंस शीट रखती है, रखते भी हैं कई बार। आप लोगों ने देखा ही होगा ना, क्या होता है, जैसे अगर बाई चांस मान लो टैक्स बचाना है, ये करना है, वो करना है, तो उस चक्कर में क्या होता है, आज भी लोग बाग बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ शो नहीं करते, ठीक है, बट शो करना चाहिए, अदरवाइज क्या आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपकी कंपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन दिखाओगे नहीं, चीज़ें नहीं दिखाओगे, तो बैलेंस शीट बढ़ेगी, आगे चल करके फिर ऐसी कंपनी ग्रो नहीं कर पाती। तो इसलिए क्या रहता है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको शो करना चाहिए। फिनॉप्शन व्हाट वी आर इट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अंदर हम लोग इस चीज़ के लिए तो है कि हम लोग 1 रुपये का भी जीएसटी गवर्नमेंट को भरेंगे। तो आपकी तरफ से पेमेंट आ रहा है, भले कैश में आए, क्रेडिट में आए, कुछ भी हो, ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन ये वो होते हैं, हमारे एक्सपेंस होते हैं, सारे की सारी कंपनी कंपनी फॉर्म में चलता है। तो क्या होता है कि आगे चल करके ग्रोथ में और इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, वो चीज़ें। तो ऑफ बैलेंस शीट नहीं करके उसको ऑन बैलेंस शीट करना चाहिए, ठीक है, ट्रांजेक्शन। तो कंपनी इस टाइप से एक्टिविटीज करती थी पहले, तो उस कारण से उन्होंने बोल दिया स्टैंडर्ड से उसको दोनों तरफ शो करना जरूरी है, ठीक है। अब शो कितना करें, कितना दिखाना है बुक्स के अंदर, ठीक है। मान लो, एक मिनट इसमें दिखाता हूँ, इसमें चालू है। अब इसको शो कैसे तो करेंगे, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या आएगा। Just a minute.
तो इस टाइप की एक्टिविटीज से बचने के लिए कंपनीज ने क्या कर दिया, कंपनीज ने बोला कि दोनों तरफ शो करना कंपलसरी है। ऑब्वियसली बात है, सामने वाले को लोन मिल जाएगा, डिफॉल्ट किस पे मारेगा वो बाद में, बैंक्स के ऊपर ना, क्योंकि एक्चुअल में अगर उसको लोन दे भी दोगे आप तो पेमेंट नहीं कर पाएगा। अभी होता ही है ना, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू आपने बहुत सारी चीज़ें परचेज कर ली, ठीक है, अब आपके बुक्स में तो शो हो नहीं रहा है क्या पेमेंट, खैर अब तो शो होने लगा है। क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी कोई चीज़ परचेज करते हो तो पता रहता है, बैंक्स को पता चल जाता है कि भैया ये आपके लोन्स चल रहे हैं, ठीक है। बट बावजूद उसके भी क्या होता है कि कंपनीज वाले लोन सेंक्शन कर देते हैं, ठीक है, वो बोल देते हैं कि ठीक है क्रेडिट कार्ड के लोन सबको मतलब नहीं है, वो इतना ज़्यादा मतलब जनरली तो कंसिडरेशन में तो रखना ही चाहिए क्योंकि आपको उसका ही पेमेंट करना है। बट बहुत सी बैंक जो रहती है ना उसको कंसिडरेशन में रखती है, ठीक है, बहुत सारे बैंक बोलते थे कि ठीक है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लोन है, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, तो हमको अगर आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है या कुछ ऐसा कुछ कर रखा है तो उसके थ्रू मतलब आपका कोई सिक्योर्ड मतलब ये अनसिक्योर्ड लोन में आया था क्रेडिट कार्ड, उस पर डिफॉल्ट कर भी दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग क्या करते हैं, वो सिक्योर्ड लोन को आपको इशू कर देते हैं, मतलब बैंक्स की तरफ से, वो लोग क्या करते हैं बैंक्स की तरफ से तो इशू कर देते हैं, ऐसा रहता है। तो जनरली क्या है कि हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कंपनीज के अंदर कि कोई ऐसा कुछ ऑफ बैलेंस शीट कुछ आइटम्स है या कुछ है तो वो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि कंपनी को ऐसी कोई आइटम्स तो नहीं जो ऑफ बैलेंस शीट है जो हम लोग के नॉलेज में नहीं, एनालिसिस के टाइम पे ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये इसमें इस केस में आपको करना क्या है, अगर बाई चांस मान लो कंपनी की फाइनेंस लीज है, फाना कंपनी ने कुछ लीज पे दे रखा है तो उस केस में आपको करना है, देखो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। आप क्या होता है, लीज के ऊपर जो आप रेंट पेमेंट कर रहे हो ना उसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं। मतलब क्या होता है, जो आप पेमेंट कर रहे हो मतलब आपने जो लोन ले रखा है, सॉरी, आपको जो असेट्स फाइनेंस करके दी, मतलब कंपनी को क्या हुआ है, कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने कोई असेट क्या कर दिए, फाइनेंस करके दे दिए कि ठीक है ये आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो हम आपके बदले में फाइनेंस कर देते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड के पास फंड अवेलेबल नहीं है तो मैंने क्या करा, उसको फाइनेंस करके दे दिया, मेरे पास से मैंने फाइनेंस करके दे दिया उसको, तो उसको ट्रांजेक्शन को शो किस तरीके से करें, देखो। तो अब जैसे बाई चांस मान लो 10,000 के 4 पेमेंट्स है, ठीक है, 10,000 मतलब टोटल टोटल क्या 4 मंथ्स का या 4 ईयर्स की मान लो आप लोग, तो 4 साल की लीज है, टोटल 10,000 करके ईयरली बेसिस पे पेमेंट करना है। टोटल कितने पेमेंट करने हैं, 4 पेमेंट्स करने हैं। कितने पेमेंट करने हैं, 4 पेमेंट्स करने हैं। ना ये जो पेमेंट कर रहे हो ना इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है, सबसे पहला तो ये इंक्लूडेड है इसके अंदर प्रिंसिपल का अमाउंट, और दूसरा इंक्लूडेड है इसमें इंटरेस्ट का amount। ठीक है, प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड। अब मान लो इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 10% के आसपास। कितना चार्ज कर रहे हैं, 10% के आसपास का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों क्लियर है यहाँ तक, देखो 4 साल का लोन है, 4 साल की लीज है, मतलब मैंने मेरे फ्रेंड को समझ लो एग्जाम्पल के लिए मैंने लोन लेकर के दिया, मैंने आई मतलब फ़ोन परचेस करके दिया। अब फ़ोन परचेस करके दिया है उसके लिए वो मुझे 10-10 हज़ार करके टोटल 4 पेमेंट्स करे, टोटल कितना पेमेंट करेगा, 4 पेमेंट। नाउ लेट्स से उसका 10% के आसपास का इसका इंटरेस्ट चार्ज, कितना चार्ज है इंटरेस्ट का, 10%, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि असेट साइड और लाइबिलिटी साइड में कितना पेमेंट शो करूँ। मेरा असेट्स की वैल्यू क्या है, 4 साल के असेट्स की टोटल टोटल जो यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स की है। 4 साल में क्या होगा, 4 साल में मैं उसको हैंड ओवर भी कर दूंगा, ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन बुक्स के अंदर शो कितना है, असेट्स की प्राइसिंग को मेरे को इतना शो करना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंड रूल ये बोलता है कि जो आप पेमेंट करने वाले हो, मतलब ये 10-10 हज़ार के 4 पेमेंट्स है, तो इसी के प्रेजेंट वैल्यू का मैंने क्या लिया होगा, लोन लिया, क्या करा होगा, इसी के प्रेजेंट वैल्यू का लोन सेंशन किया। तो उसके लिए हम लोग इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते, देखो पीवी और फ्यूचर कैश फ्लो जो टीवीएम में डिटेल में करेंगे हम लोग, है ना। 10% का रेट हो गया, इन पर हो गया 4, और पीएमटी कितने की है, 10,000, मतलब मैंने लोन कितने का लिया होगा, ठीक है, मैंने लोन कितने का लिया होगा, 31,698 का, मतलब मैंने टोटल लोन कितने का लिया, कितने का लोन लिया है, और मुझे 4 EMI मतलब 40 10,000 10,000 10,000 10,000 करके 4 EMI में पेमेंट
कर रहा है। अब जितने का लोन लिया होगा उतने की एसेट होगी, ऑब्वियस सी बात है। जितने का लोन लिया होगा उतने की एसेट साइड मुझे क्या करनी है, शो करनी है। तो एसेट कितने की हो गई, 31,698 की, मतलब 31,698 की एसेट है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, 10,000 करके 4 टाइम्स का पेमेंट करना है ना, मुझे इसको पता करना है इंटरेस्ट का पेमेंट है। 31,000 रुपीज का आपने लोन लिया, मतलब जितने का आप ईएमआई पेमेंट कर रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू का आपने क्या लिया होगा, लोन लिया। लोन कितने का लिया, 31,000 का। शेड्यूल से समझाता हूँ, कितने का लोन है, 31,000 का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगा, मैं टोटल पेमेंट कितना कर रहा हूँ ईएमआई का, 10,000। टोटल पेमेंट कितने होंगे, 4 पेमेंट्स, टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 40,000 का। अब देखो पहले साल का इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए, 3169, लेकिन मैंने पेमेंट कितना कर दिया, 10 का। तो और पेमेंट कितना हो गया, 6830। ये 6830 किसका एडजस्ट हो जाएगा, इसके हाथ में। ठीक है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10%, इतना। इसमें से मैं पेमेंट कितना कर रहा हूँ, 10,000, मैं तो पेमेंट 10,000 करूंगा ना। और इस पे इंटरेस्ट कितना, मतलब मुझे पेमेंट कितना करना चाहिए इंटरेस्ट का, इतने का, लेकिन मैंने पेमेंट कितना कर दिया, 10,000। तो अब जो ये बाकी का जो अमाउंट है प्रिंसिपल एडजस्टमेंट में चले जाएगा, तो प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना हो जाएगा मेरा, इतना। अब लोन कितने का बचा, इतने का। ठीक है, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10%। 10,000 का पेमेंट किया है, इसमें से इसको माइनस कर दो। टोटल पेमेंट कितना किया, 10,000 का, इसमें इसको माइनस कर दो। तो 8264 का मैंने इस बार प्रिंसिपल पेमेंट किया है। ये प्रिंसिपल किसके साथ एडजस्ट होगा, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल से। अब इतना बच रहा है प्रिंसिपल, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 10%। ठीक है, 10,000 में से इतना इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, कितना। लास्ट में वैल्यू कितनी बच जाएगी आपकी, देखो लास्ट में वैल्यू कितनी बच गई, 0। टोटल पेमेंट कितना हुआ देखो, 31,000 का। टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट कितना हो गया आपका, 8301। टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट कितना हो गया, 8301। टोटल प्रिंसिपल पेमेंट कितना हो गया, 31,698। और मतलब आपने कितने का लोन लिया था, 31,698 का। वो 31,698 का लोन पेमेंट, क्योंकि देखो बैलेंस शीट में आप इंटरेस्ट शो नहीं करते, बैलेंस शीट में आप इंटरेस्ट पेमेंट शो नहीं करते। बैलेंस शीट में क्या शो कर रहे हो, प्रिंसिपल पेमेंट। असेट्स की वैल्यू कितने की है, 31,000 का असेट साइड हम लोगों ने शो कर दिया ना। 31,000 के असेट शो कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने 31,000 का हमने लोन ले रखा है, जिसको आप 10,000 करके 4 ईएमआई से पेमेंट करोगे। मतलब जो आपका ईएमआई का पेमेंट है, उसी से हम लोगों ने क्या करा, असेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करी। ईएमआई का पेमेंट आपने निकाल लिया 10,000 का, टोटल 4 ईएमआई से 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू का आपने क्या करा होगा, लोन लिया होगा। ठीक है, लोन, जब भी हम लोन लेने जाते हैं 5 लाख का लोन लेते हैं, फिर वो क्या बनाते हैं, उसके ऊपर शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल बनाते आपको बोल रहे हैं कि ठीक है हर साल आपको 10,000 15,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, 60 महीने तक पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने जो 15,000 रुपये का जो पेमेंट कर रहे हो, उसी की प्रेजेंट वैल्यू का तो लोन लिया होगा ना आपने। तो आपने क्या किया हुआ है, तो 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था अभी 2-3 मिनट पहले, हम लोग जो असेट्स डिस्कस कर रहे थे, अपना असेट्स के अंदर एनआरवी बताया था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जो असेट्स से फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने वाले हैं, उसी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, असेट्स की वैल्यू होगी। तो मैं जो इतना फ्यूचर में पेमेंट करने वाला हूँ, उसी की प्रेजेंट वैल्यू का तो मैंने लोन लिया होगा ना। जो मैं पेमेंट करने वाला हूँ उसी की क्या करा होगा, प्रेजेंट वैल्यू का मैंने क्या किया होगा, लोन लिया होगा। मतलब असेट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो मैंने इसका लोन लिया होगा। अब देखो हर साल क्या होगा, हर साल 31,000 में से मैं लाइबिलिटीज कितने कितने से कम करते जाऊंगा। पहले साल 6830 से, इस साल 7513 से, इस साल 8264 से, और चौथे साल 9090 से। तो लास्ट में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया पूरा। ठीक है, आप अपने आपने आपने लोन कितने का लिया था, 31,000 का, लेकिन पेमेंट कितना किया है, 40,000। तो 8,301 का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, 8,301 का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने किया है, इससे आपकी इक्विटी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितने से कम होगा, हर साल 3169। आपका प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा 3169, 282486, मतलब इंटरेस्ट के अमाउंट से। 4 साल में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना कम हो जाएगा, 8301। मतलब 4 साल में आपकी इक्विटी कितने से कम हो जाएगी, क्योंकि आपने लोन लिया 31,000 का, पेमेंट कितना किया है, 40,000 का। तो एक्चुअल में आपकी इक्विटी कितने से कम हो जाएगी, 8301 से। ठीक है, और असेट तो आपकी वैल्यू 0 हो ही जाएगी लास्ट में, आपकी असेट्स की वैल्यू। अब
क्वेश्चन ये आता है कि असेट्स को कितने कितने से कम करें। तो असेट्स कितने की आपकी, कितने की लाइबिलिटी इतने की असेट्स है ना, तो दिस डिवाइड बाय 4। हमेशा असेट्स को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस पे नहीं, असेट्स को हम लोग इसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे नहीं करते हैं। असेट्स को लीज लाइबिलिटी के केसेस में हम लोग यूज करते हैं कौन सी मेथड है, एसएलएम, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड। तो असेट्स को डिक्लाइन कैसे करोगे आप लोग, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि लाइबिलिटीज आपकी जो कम हो रही है, ठीक है, वो बढ़ते अमाउंट से कम हो रही है, ठीक है, लेकिन आपके एसेट्स क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से मतलब एक जैसे कम हो रही है। तो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटी में डिफरेंस आएगा, असेट्स एंड लाइबिलिटीज में डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस जो रहता है वो लीज लाइबिलिटी के जो मेथड है इसके कारण से आ सकता है आपके एसेट्स एंड। कई बार क्या होता है आपसे इंटरव्यू लीज के बारे में कभी कोई क्वेश्चन पूछ ही ले बाई चांस, ठीक है, पूछ लेते हैं एक बार कि ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। आपसे पूछ लेगा कि आपका जो असेट साइड है लाइबिलिटी साइड है वो फाइनेंस लीज के केसेस में दोनों साइड से क्या सिमिलर अमाउंट से कम होता है क्या, आप बोलोगे हाँ, बट ऐसा नहीं, क्या होता है अलग अलग अमाउंट से कम होता है। वी जनरली यूज एसएलएम मेथड फॉर दिस असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड में हम लोग क्या करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इस कारण से इसके अंदर डिफरेंस आता है। तो आपकी लाइबिलिटीज धीरे धीरे मतलब कम, पहले कम से कम होगी फिर ज्यादा से कम होगी, ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा अमाउंट, लेकिन असेट साइज लास्ट में वैल्यू दोनों की जीरो ही होना है, लेकिन दोनों की मेथड अलग होने के कारण से डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है, कभी कंपनी असेट्स 20 पहले रखी है, ठीक है, तो कंपनी का असेट बैलेंस और लाइबिलिटीज बैलेंस ग्रेजुअली कम ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो इसका इफेक्ट रेशियोज पे भी आएगा सारे, इसका इफेक्ट सारे रेशियोज पे आएगा ना, असेट एंड लाइबिलिटीज का सारे के सारे रेशियोज के ऊपर उसका इम्पेक्ट आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हम लोग, क्या रेशियोज पे क्या इम्पेक्ट आएगा। रेशियोज में आप जो असेट से रिलेटेड रेशियोज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डिनोमिनेटर आपका जो रहेगा वो हर साल एक जैसा कम होगा, ठीक है, लेकिन न्यूमिनेटर में अगर आप देखोगे तो न्यूमिनेटर पहले शुरुआत के सालों में कम से कम होगा फिर ज्यादा से कम होगा। तो एक्चुअल में शुरुआत के सालों में आपकी जो इक्विटी साइड है मतलब लाइबिलिटी साइड है वो कम से कम होगी, मतलब कम से कम होगी मतलब कम अमाउंट आप माइनस कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली बात है आपकी लाइबिलिटी साइड बढ़ करके आएगी। बाद के सालों में क्या होगा, ज्यादा अमाउंट माइनस कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी साइड क्या होगी, कम होकर के आएगी, ठीक है। तो बाद के सालों में कुछ रेशोज चेंज हो जाएंगे, शुरुआत के सालों में कुछ रेशो चेंज हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी होती है जब हम लोग कंपनी का एनालिसिस करते हैं। रेशोज कैलकुलेट होकर के तो आ जाएगा, लेकिन रेशोज कैसे कैलकुलेट हुआ है, क्यों कैलकुलेट हुआ, दैट मैटर्स। ये चीज समझ में आ गया, क्लियर। ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज समझ में आ गया, फाइनेंस लीज का कैलकुलेशन समझ में आ गया। फाइनेंस लीज समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है, एनालिसिस के बाद कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, अकाउंट्स नहीं बढ़ रहा है बोलो, हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमको इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है, दोनों साइड पर, असेट साइड में भी और लाइबिलिटी साइड। सबको क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है सभी को। यस श्योर। ठीक। बाकी ये ईएमआई में डिटेल में करवाऊंगा ही मैं, ये थोड़ा श्योर। स्केड्यूल बनाना सीखेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछना था मुझे हाँ। कि जैसे अपन आप बोल रहे हो कि अपन असेट को है ना डेप्रीशिएट स्ट्रेट लाइन से करेंगे और यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है जैसे जैसे पे ऑफ होगा प्रिंसिपल उससे लाइबिलिटी डिडक्ट करते जाएंगे, तो सर हाँ। वो मिस बैलेंस जो होगा वो कैसे शो होगा बैलेंस शीट में? मिस बैलेंस नहीं होगा, वो एक्चुअल में क्या होगा कि डिफरेंस अमाउंट जो है ना, ठीक है, जैसे आप असेट्स को हम लोगों ने ज्यादा से कम किया, आपकी दोनों केसेस में आपकी असेट्स और लाइबिलिटी साइड तो टैली हो जाएगी, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो आप 6830 से भी कम कर रहे हो, होगा क्या, से यहाँ पर कितने अमाउंट से कम कर रहे हो, 7924 से असेट को। यहाँ पर आप कम कर रहे हो 7924 से, तो आपकी इक्विटी तो इतना अमाउंट से कम हो रही है ना। हाँ। तो इक्विटी साइड है ना, वो इक्विटी साइड 3169 से कम होगी, और आपका असेट साइड कितने से कम हो रहा है, 7924 से, नहीं सॉरी हम्म। उल्टा बोल दिया। टोटल जो आपका इक्विटी साइड कितने से कम हो रही है, टोटल इम्पैक्ट 10,000 का ही आना है। 10,000 का कैसे इम्पैक्ट आएगा, 6830 का ये वाला इम्पैक्ट आएगा प्लस 3169 का ये वाला इम्पैक्ट, टोटल इम्पैक्ट कितने का आना है, 10,000 के आसपास का। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस आएगा आपके कैलकुलेशन, मतलब इक्विटी साइड के अंदर डिफरेंस आएगा। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करने के बाद में इक्विटी के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं ना साइमल्टेनियसली, ऐसा है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, देखो आपका कंसर्न ही आ रहा है कि अगर बाई चांस मान लो 6830 से ये कम हो रहा है और 7924 से ये कम हो रहा है, तो दोनों में तो मिसमैच हो गया,
ठीक है, क्वेश्चन तो ये आ रहा है ना कि अगर बाई चांस मान लो यहाँ पर 7924 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर कितना माइनस कर रहे हैं 6830, तो बाकी बचे अमाउंट का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बट वो डिफरेंस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा डिफरेंस, क्योंकि आपका जो टोटल अमाउंट है, आप क्या कर रहे हो, आप अलोकेट नहीं कर रहे हो। 31,000 इस तरफ भी है, 31,000 इस तरफ भी है, इट इज जस्ट एन अलोकेशन ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि 40,000 रुपीज आपने असेट साइड में दिखा रखा है, 31,000 रुपीज आपने लाइबिलिटी साइड में दिखा रखा है, जिसके कारण से लाइबिलिटीज और असेट्स मिसमैच हो। हम क्या कर रहे हैं, 31,000 रुपीज में से कुछ अमाउंट हटा रहे हैं और इधर भी 31,000 में से कुछ अमाउंट रिमूव कर रहे हैं, बट उसका एडजस्टमेंट फाइनली आपके नेटवर्थ पे चले जाएगा, इक्विटी के अंदर चले जाएगा। टोटल जो पेमेंट कितने का आया आपके पास से पेमेंट कितने का गया है, मेरे को बताओ आपके पास से पेमेंट कितने का, 10,000 का जाएगा 10,000, टोटल। 10,000 का पेमेंट गया है। अब मुझे बताओ कि आपके पास में 10,000 का पेमेंट गया है, तो आपके पास में कैश कितने से कम होगा, 10,000 से कम होगा। लेकिन कैश में से आपने असेट साइड कितने से कम करी, 6830 6,830 से कम की हुई है। मतलब आपने जो डिफरेंस अमाउंट है, कितने का अमाउंट आ रहा है डिफरेंस का, 3169। ठीक है, 3169 से आपने क्या कम कर दी, इंटरेस्ट दिखा दिया, इंटरेस्ट आपने नेट इनकम 3169 से कम कर दी, और जो डिफरेंस का अमाउंट है उतना अमाउंट आपकी लाइबिलिटी भी डिडक्ट होते जा रही है, कम होते जा रही है। ये वाला जो अमाउंट है 68, उल्टा बोल गया सॉरी, देखो 6830 से आपकी क्या कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी 6830 से कम हो रही है। आपकी इक्विटी कितने से कम हो रही है, 3169 से। दिस इज प्रिंसिपल ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट अमाउंट है। ठीक है, आपका प्रिंसिपल कितने से कम हो रहा है, 6830 से। आपका इक्विटी कितने से कम हो रही है, 3169 से। और आपका कैश कितने से कम हो रहा है, 10,000 से। तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है। ठीक है, और जो आपने मशीनरी का जो अमाउंट है, वो सॉरी आपका जो भी आपने खरीद खरीद किया हुआ लीज पे, वो अमाउंट जो है असेट साइड, वो आप क्या कितने से कम कर रहे हो, 7924 से, डेप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है, मतलब वो अमाउंट कम करोगे ना, तो ये जो अमाउंट है 7924 का, ये डेप्रिसिएशन के नाम से कहाँ पर शो करोगे, इनकम स्टेटमेंट। से माइनस करके, हाँ। कितना से, हाँ 7, ये इसको 4 से डिवाइड किया ना, 3169। तो देखो, आप दो चीज शो कर रहे हो इनकम स्टेटमेंट, क्या क्या शो कर रहे हो, एक तो डेप्रिसिएशन शो कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा क्या शो कर रहे हो, इंटरेस्ट शो कर रहे हो। ये दो चीज आप शो कर रहे हो। 7924 से आपका डेप्रिसिएशन शो होगा, तो आपकी इक्विटी 7924 से कम होगी, तो असेट साइड भी क्या होगी, 7924 से कम हो रही है। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट कितने से कम हो रहा है आपका, 3169 से पहले साल में, और आपकी लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है, 6830 से। तो इक्विटी आपकी 3169 से कम हो रही है, आपकी लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है, 6830। टोटल अमाउंट कितने का इम्पैक्ट आ रहा है, 10,000 का। और उधर आपका असेट साइड में वो असेट साइड में कैश कितने से कम हो रहा है, 10,000 से। तो उनको बैलेंस शीट फेल हो जाएगी उस केस में। आप असेट्स को कम करते आ रहे हो, और असेट्स एक स्टेज के बाद में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना इसका, जो ट्रांजेक्शन है। हाँ, इम्पैक्ट किस पे आना है, रेशियोज के ऊपर। रेशियोज के ऊपर इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आना है, क्योंकि रेशियोज में क्या होगा, आपकी असेट साइड और लाइबिलिटी साइड में अगर आप रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हो, तो कुछ रेशियोज ओवर पे मतलब ओवर वैल्यूड आएंगे, और कुछ रेशियोज जो रहेंगे वो अंडर वैल्यूड रहेंगे। ठीक है, और ये टाइम टेन्योर पे भी डिपेंड करेगा। टेन्योर मतलब शुरुआती सालों में क्या होगा, अगर आप शुरुआती सालों में देखोगे, तो आपकी लाइबिलिटी जो है, ठीक है, वो लाइबिलिटी वाला अमाउंट जो है वो कम से कम हो रहा है। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल जो अमाउंट है, लाइबिलिटी साइड क्या हो रही है, कम से कम हो रही है। ठीक है, और इसके बाद में देखो 2 साल के बाद में लाइबिलिटी साइड ज्यादा से कम हो। किससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, असेट साइड से। असेट साइड 7924 से हर साल डिक्लाइन हो रही है। तो देखो 7924 मतलब 753, इसके बाद में असेट्स क्या, इसके बाद में तो ज्यादा से कम हो रही है आपकी लाइबिलिटी, और असेट्स तो 7924 से कम होगी। तो शुरुआत के 2 साल में क्या होगा, आपकी इक्विटी कम से कम होगी, और आपकी असेट साइड जो रहेगी वो ज्यादा से कम होगी। फिर उसके बाद में 2 साल बाद क्या होगा, आपकी असेट साइज ज्यादा से कम होगी, और आपकी इक्विटी क्या रहेगी, सॉरी आपकी इक्विटी जो रहेगी वो ज्यादा से कम होगी, लेकिन असेट्स जो रहेगी वो कम से कम। ठीक है, तो इफेक्ट यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा इसको शांति से देखना, समझ जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट, थोड़ा समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, और इसका मेन चीज क्या है, हमारे रेशियोज के ऊपर। कंपनी अगर ये क्या क्या समझ आ रहा है, कंपनी अगर मेजोरिटी केसेस में असेट लीज पे लेती है, कंपनी अगर असेट्स लीज पे लेती है, तो उसका इफेक्ट रेशियोज के ऊपर आना है। कई बच्चे आकर के पूछते हैं कि सर लीज लाइबिलिटी है, लोन में इसको इंक्लूड करें नहीं करें, डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में उसका इफेक्ट आना ही आना है आपके।
कंपनी ने यही तो किया है। जैसे मेरा फ्रेंड है, वो खुद नहीं खरीद सकता था, बट उसने मेरे से फाइनेंस करवाया, तो एक तरीके से तो मैंने उसके लोन को फाइनेंस किया है ना। असेट्स को तो फाइनेंस किया ही किया, एट द सेम टाइम उसके लोन को भी फाइनेंस किया है। असेट्स को फाइनेंस किया मतलब लोन लेकर के फाइनेंस, उसने मुझसे लोन लेकर के सामान खरीदा हुआ है। तो ये चीज क्लियर होगी सभी को। कुछ डाउट है क्या और विनीता, क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसमें देखो क्या होगा ग्रेजुअली, जब हम थोड़ा टाइम देंगे, अभी तो स्टार्ट ही किया है मॉडल, एक ही मॉडल बना रहे हो, जब 100-200 मॉडल बना लोगे ना, तो ये सब चीजें क्या रहेंगी दिमाग में, क्लिक करने पड़ेंगे। एकदम अभी नहीं क्लिक होगा, अभी 100-200 में क्लिक होगा। 100-200 के बाद में आप परफेक्ट बनते हो। अभी एक मॉडल से कुछ थोड़ी होता है, एक मॉडल में तो आपको ये भी नहीं, अभी एक मॉडल बनाने में आपको इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है 400-500-600 घंटे, जब हम अच्छे से काम कर रहे हैं। नहीं तो एक मॉडल बनाने में 10 एक दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो क्या होती हो जाती है ना इसलिए। अभी क्या होता है, अभी जैसे आपका मैंने बताया था इन्वेंट्रीज का प्रॉफिट एंड लॉस, बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री कॉस्ट को एजम्पशंस हम लोगों ने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ठीक है, हम लोगों ने जो इन्वेंट्री कॉस्ट को एजम्पशंस पढ़े थे, ठीक है, वो इन्वेंट्री कॉस्ट को एजम्पशंस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो रहता है, ठीक है, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हो, उससे भी इम्पैक्ट होता है उसका, उस पर भी इम्पैक्ट आता है, बता दो। तो अब जब बहुत सारे कंपनीज के मॉडल्स बना लोगे, आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में कंपनीज मेजोरिटी केसेस में क्या यूज करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करती है, कौन सी मेथड यूज करती है, फिर उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं वो आपको पता पता लगने लग जाएगा। तो फिर इतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको पता रहेगा कि यार ठीक है, कंपनी ने लिफो यूज किया हुआ है ना, और कंपनी में इन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशनरी सिनेरियो है, तो उस केस में कंपनी अगर यूज कर रही है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट के केसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़कर क्या था, नेट इनकम कम आती है, तो उसका मार्जिन वार्जिन सब खराब होगा उनकी कंपनी। तो ये चीज़ बता रही थी, तो हम डायरेक्टली कंपैरिजन करने जाएंगे ना, तो हमारे माइंड में एक क्लिक हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली उसके मतलब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन से को देख करके एकदम खुश नहीं हो जाओगे, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, पॉसिबिलिटी है कंपनी के अंदर लीफो के अंदर या फीफो मेथड यूज कर रही है, उसके कारण से इतना बड़ा चेंज आ रहा होगा। तो हिंदुस्तान वाली कंपनी में काम करेगा जिंदगी में, देखो बात, वहीं पर काम करेगा क्या? ये नहीं यही करना तो सब बोलो। हम यूएस की मतलब एक इन्वेस्ट, जब आप किसी कंपनी में जुड़ते हो, किसी बड़ी कंपनी में ऐड होते हो, जुड़ते हो ना, तो वहां पर क्या होता है, जैसे आप वैसे मान लो नोक्राफ्ट है, अभी नोक्राफ्ट जैसे वैल्यूएशन के लिए है, तो नोक्राफ्ट का क्लाइंट केवल इंडिया में ही नहीं है, उसका क्लाइंट क्या है, यूएस में भी है। तो कई बार क्या रहता है कि अभी जैसे नोक्राफ्ट ने अभी शायद इन लोगों को केस स्टडी नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी ये लोग क्या करेंगे, केस स्टडी दे देंगे नोक्राफ्ट, कि आप क्या करो, ये केस स्टडी सॉल्व करके दो। तो केस स्टडी में क्या रहता है, आपको मॉडल तैयार करके देना होता है। केस स्टडी में क्या रहेगा, आपको मॉडल तैयार करके देना पड़ेगा। मॉडल तैयार करके देना पड़ेगा मतलब आपको पूरा जो फाइनेंशियल मॉडल वो लोग देंगे, और वो यूएस कंपनी का मॉडल देते हैं, आपको यूएस कंपनी पूरा मॉडल देगी, 4 दिन 5 दिन का टाइम देंगे वो। कोई भी कंपनी, नोमुरा भी देती है, नोक्राफ्ट भी देती है, इनके यूएस बेस्ड भी क्लाइंट्स हैं, तो वो दे देते हैं। तो अब आपको इसीलिए तो बाकी सारे स्टैंडर्ड्स और सब चीज़ों के बारे में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ऐसा है। इसलिए तो हम लोग सीएफए के अंदर आईएफआरएस भी पढ़ते हैं साइमल्टेनियसली, ऐसा है। तो उसके लिए रेडी रहना पड़ता है, डीटीए डीटीए का चलेगा। डिफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटीज पढ़ रखी है आप लोगों ने? क्या होता है, मैंने पढ़ाया था क्या आपको? क्या होता है डीटीए डीटीएल, बताओ बताओ। ऐसे मत बताओ, कंपनी ज्यादा टैक्स पे कर देती है, कंपनी देर तो इनकम टैक्स से वजह से जो ये तो डेफिनेशन होगी, मेरे को कुछ एग्जांपल से बताओ। ज्यादा टैक्स पे सर, जैसे मतलब कि 20 लाख की असेट है और कंपनी एक्ट के हिसाब से 4 लाख का डिप्रिसिएशन लग रहा है, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 2 लाख का डिप्रिसिएशन लग रहा है। वो तो उसमें फिर जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो डिफरेंस आता है, तो वो उसमें तो फिर डीटीए या फिर मतलब डबल टैक्स असेट आएगा, डबल टैक्स फैसिलिटी आएगी। अगर टैक्स ज्यादा आ रहा है, इनकम टैक्स के
इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो जाएगी, मतलब कब आया तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। इसका मतलब सर इनकम टैक्स हुआ है 2 लाख का, कंपनी ने 4 लाख का भर दिया, तो ठीक है। फिर डीटीए होगा, और इनकम टैक्स आ रहा है 3 लाख का और कंपनी ने 2 लाख ही भरा है, तो फिर इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इनकम टैक्स आ रहा है 2 लाख का, 10 लाख कितना आ रहा है, 2 लाख का आ रहा है। 2 लाख का, और कंपनी ने 4 लाख भर दिया, तो ठीक है डिफर्ड टैक्स असेट्स। और अगर 3 लाख का इनकम टैक्स आ रहा है और कंपनी ने 2 लाख भरा है, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो, क्योंकि हम लोग टैक्स पेमेंट किसके हिसाब से करते हैं, इनकम टैक्स स्टैंडर्ड, इनकम टैक्स के हिसाब से पेमेंट। तो आप टैक्स पेमेंट करते हो इनकम टैक्स के हिसाब से पेमेंट करते हो, लेकिन जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, कंपनी जो कैलकुलेशंस करती है तो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करती है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर, जैसे इनकम टैक्स और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, ये इनकम टैक्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, डेप्रिसिएशन अलाउड कितना है, इनकम टैक्स के अंदर 60% के आसपास का डेप अलाउड है। क्या हो गया, क्या सर दोनों कंपनी के अलग अलग अपना वो चल रहा है पूरा बैलेंस शीट का, तो उसका अगर मतलब इनकम टैक्स वाले उस हिसाब से एप्लीकेशन ऐड करते हो, कंपनी वाले अपने हिसाब से कि इतना रहता, तो वो वाले वही डिफरेंस है। देखो वही देखते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप 60% तक अपने असेट्स को डेप्रिशिएट कर सकते हो, लेकिन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं कि नहीं, 40% के आसपास डेप लगाना चाहिए। मतलब इनकम टैक्स ज़्यादा ही अलाउ कर रहा है अपने। हाँ, लेट्स से दोनों, अब दोनों केस में असेट तो सेम ही होंगे, ठीक है, असेट्स कितने की 100 और आपका EBITDA कितना आ रहा है, EBITD अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना है, 100। ये असेट है आपकी और ये EBITDA है आपका, ठीक है, ये अर्निंग है। अब इनकम टैक्स बोल रहा है कि ठीक है आप 60 रुपए के आसपास का डेप लगा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बोलते हैं 40 लगाना चाहिए। हमारे हिसाब से कितना लगाना चाहिए, 40, लेकिन इनकम डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन कितना लगाना चाहिए, 60 के आसपास। तो इनकम टैक्स के हिसाब से 60 का डेप माइनस करने के बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा, 40। यहाँ पर कितना बचा, 60। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कितना बच रहा है, 60 के आसपास। तो 40 का 30% आप टैक्स देते हो, मतलब कितना टैक्स देना है, इनकम टैक्स के हिसाब से 12। लेकिन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि 18 का टैक्स देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इनकम टैक्स का बोल रहे हैं 12 के। ठीक है, तो हमारे हिसाब से पेमेंट कितना करना चाहिए, 18। मतलब रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे हिसाब से पेमेंट हमको पता है कि हमको करना है 18 का, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं आपको 12 की। ठीक है, तो जो 6 रुपए का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, दैट इज आर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। मतलब टैक्स लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है जिसका आपने क्या कर लिया, डिफरमेंट ले लिया, जो आप अभी पेमेंट नहीं करके कब करोगे, बाद में। दैट इज DTL। मतलब टैक्स लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि आपने फायदा उठा लिया पहले, बाद में पेमेंट करो। ठीक है, असेट्स क्या होती है कि आपने पहले पेमेंट कर दिया है, फायदा कब मिलेगा, बाद में। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, assets gives us future economic benefit ना, assets gives us what, future economic benefit। मतलब उसमें फायदा आपको पहले मिल चुका है, आप पेमेंट कब करोगे, बाद में। ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है कि आपने फायदा पहले ही ले चुके हो, लेकिन पेमेंट, जैसे लोन है, आपको लोन मिल गया, आपने जो असेट्स खरीदनी थी खरीद ली, लेकिन आप पेमेंट कब करोगे, बाद में। दैट इज लाइबिलिटी। वैसे ही क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पर एक्चुअल में सब यूज कर लिया है, आपको पता है कि आपको अभी पेमेंट कर देना चाहिए, लेकिन आप पेमेंट कब करोगे, बाद। ठीक है, दैट इज DTL, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। मतलब आपको टैक्स का पेमेंट, चूंकि आपने फायदा उठा लिया है, आपको टैक्स का पेमेंट कब कर देना चाहिए, अभी, लेकिन पेमेंट कब करोगे, बाद। ठीक है, बेनिफिट पहले मिल गया, लेकिन पेमेंट कब करोगे, बाद। दैट इज DTL। ठीक है, तो अभी देखो पेमेंट कितना करना है आपको, 18 का, पेमेंट कितना करना है 18 का, लेकिन आप पेमेंट कितना करोगे, 12 का। देखो टैक्स पेबल कितना है, 18। 18 का टैक्स पेबल है, लेकिन टैक्स पेड कितना, मतलब पेमेंट कितना किया आपने, पॉकेट से पैसा जाता है ना, कैश है ना, आप लोग कैश पे किया होगा ना, पॉकेट से पैसा जाएगा, कैश पेमेंट का तो क्या होता है, अपोजिट एंट्री होती है ना, जनरल एंट्री, अपोजिट मारते हैं अपन लोग, तो 12 कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कितना अमाउंट से इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी मेरी, 6। टोटल पेमेंट कितना हो गया टैक्स पेमेंट का, 80। ठीक है, अब अगले साल क्या होगा, अगले साल फिर EBITDA मान लो आपका कितना है, 100 का। ये यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर फिर से EBITDA कितना आ रहा है आपका, 100 का, उधर भी EBITDA कितना आ रहा है, ठीक है, 100 का EBITD आपका निकल करके आ रहा है ना। 60% तो असेट को डिप्रिशिएट कर ही चुके इनकम टैक्स के हिसाब से, अब बची कितनी है, 40 बची हुई है, तो 40 का डेप दिखा पाओगे ना। और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी कितना करना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड
40, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 60, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 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 होगा 18, टैक्स पेबल 18 है और टैक्स पेड भी कितना है 18, सेम ही है, तो कुछ करना ही नहीं इस बार, तो क्रिएट ही नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा 100 का इबिटा, 100 का इबिटा दोनों केसेस में। अब इनकम टैक्स के हिसाब से तो डेप लगा ही नहीं पाओगे, तो पूरे 100 की इनकम पे कितना देना है 30 का टैक्स, मतलब टैक्स पेबल कितना है 30, टैक्स सॉरी टैक्स पेड कितना मांग कितना रहा है 30, ठीक है 30 का टैक्स पेड है ना, टैक्स पेड मतलब उसको पेमेंट करना है कितना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना पेमेंट करना है 30 के आसपास का। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स के आप टैक्स पेबल कितना है 24, 24 का ही पेमेंट है ना, 24 का ही पेमेंट है आपका। तो पहले तो हमको लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, कर रखी है हम लोगों ने ऑलरेडी, कितने अमाउंट से कर रखी है 6 से। आप टैक्स पे कितना करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 30 का आउटफ्लो हो ना, क्योंकि पॉकेट से पैसा जाएगा टैक्स पेड होगा ना, आउटफ्लो कैश गया है आपके पास से कितने का जाएगा 30 का। अब हमको सेट ऑफ तो करना पड़ेगा, हमारे स्टैंडर्ड मतलब बैलेंस शीट को सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो टैक्स पेबल कितने से क्रिएट करेंगे हम लोग 24 से, और लाइबिलिटी जो आपने पहले से क्रिएट की थी उसको क्या कर दोगे ऑफसेट कर दोगे डीटीएल अपोजिट एंट्री मार करके। तो 24 आपका क्या दिख जाएगा टैक्स पेबल, और डीटीएल कितना हो जाएगा 6, टैक्स पे कितना कर दिया, ठीक है क्लियर हो गया ये चीज। तो टैक्स पेड, अभी मैं इनकम जब हम लोग कैश फ्लो जाएंगे ना तो तब नहीं बताऊंगा, अभी ध्यान रख लो क्या होगा कि टैक्स पेड कितना है आपका, टैक्स पेड निकालने का फॉर्मूला है, टैक्स पेड निकालने का फॉर्मूला होता है टैक्स पेबल प्लस चेंजेस इन डीटीएल। फॉर्मूला क्या होता है टैक्स पेबल प्लस चेंजेस इन डीटीएल माइनस चेंजेस इन डीटीए। तो देखो यहाँ पर टैक्स पेबल ये है, ठीक है टैक्स पेड निकालना है आपको, टैक्स पेड इज इक्वल्स टू टैक्स पेबल प्लस अरे चेंजेस इन डीटीएल, ठीक है प्लस क्या ना चेंज प्लस कर रहे हैं ना इसमें, और डीटीए को क्या करते हैं माइनस, चेंजेस इन डीटीए माइनस करते हैं, फॉर्मूला है ठीक है। डीटीए माइनस करना है डीटीए प्लस वहां देखो वहां देखो, अरे टैक्स पेड है, टैक्स पेड इज इक्वल्स टू व्हाट दिस प्लस दिस ना, माइनस चेंज इन डीटीए कर लेना। अभी डीटीए वाला आगे आ रहा है तो समझ जाओ, समझ आ गया। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए है ठीक है, ये उसमें याद रखना सीएफए के एग्जाम में ना, क्योंकि ये पूछते हैं टैक्स पेड दे देंगे निकालने में आपको, तो बोलेंगे कि ये आइटम इसका टैक्स पेड निकाल के, तो सिंपल सा आएगा बिल्कुल, लेकिन हम घूम जाते हैं किसी तरह। तो वो निकाल करके आपको दे देंगे टैक्स पेड, दे बोलेंगे ये टैक्स पेबल का अमाउंट इतना है, डीटीएल इतना है, डीटीए इतना दिया हुआ है, इससे क्या निकाल दो टैक्स पेड निकाल दो, ठीक है। टैक्स पेड निकालने का फॉर्मूला होता है, और दिख ही रहा है ना, देखो सामने कितना जनरल एंट्री से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है ना कि आपने पेमेंट कितना किया हुआ है 30 का, तो 30 का पेमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा टैक्स पेबल में डीटीएल जो मेरी लाइबिलिटी ऐड कर दो। क्लियर हो गया चीज। तो वहाँ क्या रहेगा, वहाँ पर अपन है ना जब कैश फ्लोज बनाएंगे ना, तो कैश फ्लो जो बनाएंगे हम लोग, तो वहाँ पर डीटीएल का एडजस्टमेंट हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में डालते हैं। तो रीजन क्या है उसके पीछे वो तब बता दूंगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला ही है इसको, क्योंकि आपने टैक्स पेबल माइनस किया है, बट आपको तो कैश फ्लोज करना टैक्स पेड माइनस करना पड़ता है ना। तो टैक्स पेड निकालने के लिए आपने आपने क्या माइनस किया हुआ है टैक्स पेबल, आपको माइनस क्या करना है टैक्स पेड, तो टैक्स पेबल तो ऑलरेडी माइनस है, आप 6 और एक्सपेंसिव साइड में ऐड कर दो तो टैक्स पेड माइनस। देखो आप नेक्स्ट देखते हैं डीटीए का एग्जाम्पल। अब स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि बेड डेट्स को लेकर के प्रोविजनिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आप जब पैसा डूबेगा ना तब बताना, ठीक है, पहले से आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड्स को पता है कि ठीक है ऑन एवरेज हमारे 10% के आसपास के बेड डेट्स होते हैं। तो देखिए क्या होगा, इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 0, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 0, ठीक है, मतलब अलाउड कर ही नहीं रहा है, प्रोविजनिंग अलाउ नहीं कर रहा, सॉरी प्रोविजनिंग अलाउ नहीं कर रहा है। स्टैंडर्ड्स कितना बोल रहे हैं 10%, इबिटा कितना 100 का या 100 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलाउ नहीं करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो 100 के ऊपर आपसे कितना टैक्स मांग रहा है वो 30, लेकिन हमारे हिसाब से टैक्स कितना बनना चाहिए 27, ठीक है। तो टैक्स पेबल कितना है 27, बट मांग कितना आ रहा है 30। अब मैंने क्या बताया, आपने पेमेंट पहले से ही कर दिया है, लेकिन फायदा कब मिलेगा बाद में मिलेगा, तो पेमेंट पहले से कर दिया ना 30 का मतलब 3 का,
तो 3 का जो पेमेंट कर दिया उसको, उसके लिए हम लोग क्या क्रिएट कर लेंगे, डिफर्ड टैक्स असेट्स। ठीक है, असेट्स गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक, कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में। समझ में आ गया, कुछ भी चीज बनी हुई है तो उसे तुक्के में नहीं बनी, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स में। असेट्स गिव्स अस दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, बट है क्या, वो खर्चा ही है ना। खर्चा मतलब आपने पॉकेट से तो पेमेंट कर ही दिया ना, तो उसका नाम क्या है, डीटी है, ठीक है। 3 डिफर्ड टैक्स असेट्स, और टैक्स पेबल कितना हो गया 27, 30 का टैक्स पेड दिखा दिया, ठीक है, इनकम टैक्स पेड। अब होगा क्या, रिवर्सल इफेक्ट कैसा आएगा, जब नेक्स्ट ईयर जब बेनिफिट्स होंगे तो स्टैंडर्ड अलाउ, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ कर देगा, ठीक है। अब चूंकि हम पेमेंट तो पहले से ही कर चुके हैं ना 3 के आसपास का, तो देखो क्या होगा, 100 का अमाउंट है, EBITDA कितने का है, 100 का, 100 का यहाँ भी EBITDA दिया हुआ है, बेनिफिट्स कितने के होगा 10 के, लेकिन हमारे हिसाब से हम कुछ दिखाएंगे नहीं, तो हमारे हिसाब से टैक्स भरना कितना चाहिए, टैक्स पेबल 30, मतलब मेरे को टैक्स पेमेंट कितना करना है, 30 का पेमेंट करना है, टैक्स पेबल मेरे हिसाब से कितना है 30 का, लेकिन टैक्स पे, इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, केवल 27 के पेमेंट, ठीक है। तो देखो हमने टैक्स पे कितना किया 27, 3 का तो पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे, तो टैक्स पेबल कितना हो गया आपका 30 का। तो देखो DTL टैक्स पेबल में से क्या होता है माइनस, तो क्या निकलता है टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। अब किस साल में DTL होगा, DTA होगा, नहीं होगा, बट फॉर्मूला क्या बोल रहा है, टैक्स पेबल, टैक्स पेड इज इक्वल्स टू टैक्स पेबल माइनस चेंजेस इन DTA, चेंजेस इन DTA, मतलब आपने जो पेमेंट, देखो एक एक बहुत आपने काफी पहले पढ़ा होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हम लोग जो कैश करंट ईयर में पेमेंट किया है वही शो करते हैं। DTA क्या है, करंट ईयर में जो दिख रहा है वो आपने इस साल पेमेंट किया है क्या, नहीं, कब पेमेंट किया होगा पहले, तो जो इस बार का जो पेबल है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, अगर वो पहले जो मैंने पेमेंट कर रखा है, तो इस बार कितना पेमेंट किया वो निकल करके आ जाएगा, वो चीज देखो यहाँ पर, जो इस बार का टैक्स पेबल है उसमें से मैंने वो चीज माइनस कर दी जो मैंने पहले से पेमेंट कर रखी है, तो वो माइनस कर दूंगा तो करंट ईयर का पेमेंट निकल आएगा ना, समझ में आ गया, क्लियर हो गया चीज। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बोलते हैं, टैक्स पेबल प्लस चेंजेस इन DTL माइनस चेंजेस इन DT, क्लियर है, वो फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट है, यहाँ से डायरेक्ट है, क्लियर। बस अब ये समझ में तो आ गया, लेकिन ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इफेक्ट भी किस पे पड़ेगा, रेशियोज पे, फाइनेंशियल रेशियोज पे, फोरकास्टिंग पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रेशियोज अलग तरीके से कैलकुलेट हो, मतलब कुछ रेशियोज के ऊपर इम्पैक्ट कैसा आ जाएगा इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट मार्जिन चेंज हो जाएंगे इसमें, ठीक है, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड आप अननेसेसरी इंक्रीज कर रहे हो DTA वाला अमाउंट से, ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी रेशियोज के ऊपर पड़ेगा ना। अब आपको DTA लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है रेशियोज कैलकुलेशन पे, लेकिन अगर DTA राइज है, जो कि DTA क्यों बना है, क्योंकि इट इज़ अ टेम्परेरी डिफरेंस, बाद में क्या होगा, एडजस्टमेंट तो नहीं होना, लेकिन अगर DTA दे रखा है आपके एसेट साइड और उस अमाउंट से आप अपनी एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हो रही हैं, मैनिपुलेट हो ही रही है ना, मतलब असेट साइड को आप उसको इंक्रीज करके शो कर रहे हो, असेट साइड इंक्रीज करके शो कर रहे हो, तो आपका ठीक है, आप बोलोगे मतलब जो क्या बोलते हैं आपका उसका लिवरेज वाला रेशोज हो गया, फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑल, वो सब चीज़ें क्या होते हैं कि थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाते हैं, वो रेशोज में बताऊंगा डिटेल में, एक एक डिटेल में एक रेशोज के एक लाइन आइटम को देखेंगे जब हम, तो किस कारण से आपका रेशो बढ़ रहा है, रेशो कैलकुलेट करके कैश फ्लोज बना करके फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम वहाँ खत्म नहीं होता, वो तो कोई भी बना देता है, ठीक है, बना करके मिल भी जाएंगे आपको, आपको क्या करना है उसका एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस के लिए पता तो होना चाहिए ना किसका कहाँ पर किस जगह से कैसा क्या इफेक्ट आने वाला, क्लियर, समझ में आई ये चीज। ठीक है, क्लियर हो गया, ये दोनों चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री वाला पोर्शन एंड लाइबिलिटी, ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन वालों को सभी को, ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस में कैसे देखना है, DTA वाला